स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ऑन अ यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर साथ में हम नल वेक्टर भी देखेंगे कि वो हम कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जो है वो ये भी देखेंगे कि यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज़ें जो है वो बताते हैं किसी भी एक वेक्टर के बारे में जिसका हम यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो डाटा जो हमें गिवन है वो स्टूडेंट्स हमें एक वेक्टर गिवन है। ठीक है, वेक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि डाटा हमारे पास क्या है। ठीक है, डाटा, तो डाटे में हमारे पास एक वेक्टर गिवन है हमें, और ये वेक्टर जो है ये इस कार की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। उसकी जो जर्नी, उसने जो सफ़र तय किया है उसको ग्राफिकली डिस्क्राइब करा है, उसने किस डायरेक्शन में कितना सफ़र तय किया है। ठीक है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के मुताबिक, और वेक्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास 4i। ठीक है, आई हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर है, एक्स की डायरेक्शन में होता है, प्लस 3j है। ठीक है, और जे भी यूनिट वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में हमें रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज़ को हम जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक समझना चाहें, अगर हम ग्राफिकली यानी कि देखना चाहें ग्राफिकली हमारे पास किस तरह का प्लॉट जो है वो बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, और यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, ओ है ओरिजिन, और ओरिजिन पे हम जानते हैं कि एक्स वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो होंगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि एक्स और वाई दोनों ही ज़ीरो ज़ीरो होंगे, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है। फिर यहाँ से एक वेक्टर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, तो उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो जो उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं यानी कि 4i। अब 4i का क्या मतलब है कि x के अलोंग वो एक पॉइंट 4 पे आता है ग्राफिकली। ठीक है, वो 4 पॉइंट जो है हम यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें रफली। ठीक है, और तो इसका मतलब ये है कि एक्स की डायरेक्शन में है, और फिर इसी तरह से अगर हम वाई की डायरेक्शन में जो 3 गिवन है, उसका मतलब है कि वाई के अलोंग जो है वो 3 की पोजीशन पे है, पॉइंट 3 के अलोंग है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें यहाँ पे, तो ये तकरीबन जो है वो इस तरह से ये एक जो है वो कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट जो है एक्चुअली हमें 4i+3j देगा। ठीक है, 4i+3j, और अगर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो वेक्टर को हम जो है वो रीजन से जो यानी कि जहाँ से कार ने स्टार्ट किया है वो उसका रीजन है, यहाँ से हम उसका जो है वो वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये वेक्टर एक्चुअली उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में वो मूव हुई है। कोऑर्डिनेट एक्सेस के मुताबिक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन, और इसके साथ साथ वो कितना कार जो है वो मूव हुई है, कितना जो है वो उसकी मूवमेंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो इस वेक्टर की लेंथ से हमें जो है पता चल रहा है। और अलग अलग यानी कि दोनों एक्सिस के मुताबिक अलग अलग हम वैल्यूज़ भी देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो कितना आगे गई है और वाई एक्सिस के लॉन्ग वो कितना आगे गई है। ठीक है, वो 4i+3j से हमें नज़र आ रहा है। अब हम जो है वो सबसे पहले तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर हमने इसी वेक्टर का फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए का। इसको फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है। ये हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ए के ऊपर अगर हम एक कैप डाल दें, हेड कैप, तो ये ए के यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करेगी। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ये हमारे पास ऊपर हमने वेक्टर लिखा और नीचे हमने ये जो वेक्टर और उसके बाद मॉड का साइन डाला है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। अब सबसे पहले वेक्टर तो हमारे पास है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है ताकि हम उसका यूनिट वेक्टर मालूम कर सकें। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर की, और मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं नॉर्मली। और ये क्या है जी, जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन होते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग, उनका हम स्केयर लेते हैं, दोनों को उन स्केयर्स को एडअप करते हैं, एडअप करके उनका स्केयर रूट ले लेते हैं। ठीक है, और स्केयर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें ज़रा, तो आप देखते हैं कि 4 का स्केयर जो है वो 16 आ जाएगा।
ठीक है जी, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। एडअप करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट है। यूनिट का मतलब ये है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे यूनिट मीटर के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो अभी ये डिस्क्राइब नहीं करना कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या कोई और क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हो सकती है। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं और हम जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं इसी वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए फिर हमने ऊपर जो फार्मूला यूनिट वेक्टर का लिखा है उसको फॉलो करते हैं। और वो फार्मूला क्या है जी, वेक्टर यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है ए का, तो वेक्टर लिखेंगे। अब वेक्टर हमारे पास क्या है, वो है 4i + 3j। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4i जो कि यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और प्लस 3j जो कि यूनिट वेक्टर है लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, और फिर डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। वो क्या हमारे पास आई है, वो 5i है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने फाइंड आउट किया है रिज़ल्ट, ये हमें यूनिट वेक्टर देगा। और ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली जस्ट जो है वो डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा, वेक्टर ए की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा कि एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह की है, किस जो है वो पॉइंट की तरफ है, किस लोकेशन की तरफ है। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि क्या ये वाकई एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके देखें। मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, हम चलें इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमें 1 मिले। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें हम फिर 4/5 और इसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, और प्लस 3/5 इसका भी स्केयर ले लेंगे। ठीक है, स्केयर लेकर हम इन वैल्यूज़ को एडअप करेंगे, और जब हम स्केयर लेते हैं तो 4/5 का स्केयर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 0.64 आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम 3 और 5 का स्केयर लेकर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 0.36। एडअप करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है, और 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 1 आ गई। तो इससे फिर हमें ये वेरीफाई हो गया कि जो एक्चुअली हमने यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब किया है, यूनिट वेक्टर जो फाइंड आउट किया है वेक्टर के लिए, वो वाकई यूनिट वेक्टर है। जो हमने वेक्टर ए के लिए यूनिट वेक्टर निकाला है वो वाकई यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, हमने नल वेक्टर फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, ये भी हम देखते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, और कैसे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसमें यह बात की गई है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वापस अगर वहीं पे आए, तो आप ज़रा गौर करें कि जहाँ से कार ने स्टार्ट किया था, अगर वो वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाती है तो उसने पहले एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया। वो अगर वो डिस्प्लेसमेंट हम जो है वो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, डी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वापस आते हुए इसका यही डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि अब डी जो है वो नेगेटिव ए के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम D1 कह लेते हैं ताकि डिस्टिंग्विशन रहे, तो हमें अलग अलग से पता चले कि जो D1 है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और D2 जो है वो ये वापस आते हुए उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, और फिर हम इन दोनों टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों वेक्टर्स को एडअप करेंगे, यानी कि डी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो कि D1 + D2 के बराबर होगा, D1 + D2। और D1 हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वेक्टर A है, और D2 हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव ऑफ A है। ठीक है, एडअप करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। और 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं D हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वेक्टर जो है वो हमारे पास 0 में आ रहा है। और ये 0 स्टूडेंट्स जस्ट एक मैग्नीट्यूड ही नहीं है, बल्कि ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी, ये एक नल वेक्टर है। ठीक है,
नल वेक्टर। तो इस तरह से फिर हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे और वापस उसी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, वापस भी आ जाए, तो फिर उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक नल वेक्टर होगा, ठीक है। और अगर हम मैग्नीट्यूड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर हम जो है डी को मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई सॉरी आई और जे के पॉइंट ऑफ व्यू से 0i प्लस 0j। तो फिर ये जो है वो ज़ीरो सिंपली एक इस तरह से एक मैग्नीट्यूड ही नहीं है, बल्कि आई और जे जो है वो ये भी बता रहे हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, जिसकी आर्बिट्रेरीली डायरेक्शन हमने एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट कर दी है। एक्चुअली इसकी जो है वो कोई डायरेक्शन जो है वो नहीं होती, ना मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होती है, लेकिन जस्ट हम कन्वेंशन के तौर पर जो है इसकी आर्बिट्रेरीली डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने आई और जे के मुताबिक रिप्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट्स ये है यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर।